टिप ऑफ द डे। नासा ने आइंस्टाइन की थ्योरी में से 10 पॉइंट्स को प्रूव किया है। पहली वीडियोस में हमने आइंस्टाइन रिंग, ब्लैक होल, रिलेटिविस्टिक जेट, वीक लेंसिंग और माइक्रो लेंसिंग के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जानते हैं। स्पेस में मौजूद लहरें ग्रेविटेशनल वेव्स कहलाती हैं, जिनका तस्वुर आइंस्टाइन ने आज से तकरीबन 100 साल पहले पेश किया। 2016 में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान चंद एस्ट्रोनॉमर्स ने ग्रेविटेशनल वेव्स के सिग्नल्स को डिटेक्ट किया, जो दो ब्लैक होल्स के एक वाक़े में जम होने के बाद तकरीबन 1.3 बिलियन ईयर से सफ़र कर रही थीं। इस दरियाफ्त ने साइंस की दुनिया में एक नया दरवाज़ा खोल दिया, जिसे हम मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 8th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन के अंदर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स ये हैं। नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आइए अब हम अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझने के लिए एक वीडियो की मदद लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, जिसमें टर्म का अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, लेकिन अगर एक टर्म है तो वो कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि इक्वेशन में किसी वेरिएबल का होना ज़रूरी है। तो या इसमें कांस्टेंट हो सकता है लीनियर इक्वेशन में, या वेरिएबल हो सकता है, या वेरिएबल जो कि एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ। मिसाल के तौर पे कांस्टेंट की मिसाल है 10, -5, 0, 3, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। जबकि वेरिएबल्स में हमारे पास x, y, a, b, k, m, कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर जब हम यूज़ करते हैं तो वो वेरिएबल होता है। और एक हमारे पास होता है कि वेरिएबल विथ सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद इट। मिसाल के तौर पे 4x, 3y, -2x, 4a, ये सारे के सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनमें वेरिएबल किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ जो कि यहाँ पे कांस्टेंट -2 है, यहाँ पे कांस्टेंट 4 है। एक चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर सिर्फ x वेरिएबल है, इसका मतलब है इसके साथ एक कांस्टेंट 1 है जो इससे मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन हम इस 1 को लिखते नहीं हैं। हम इस 1 को एज्यूम करते हैं कि ये ऑलरेडी इसके साथ मल्टीप्लाइड है, क्योंकि जब 1 किसी भी नंबर के साथ किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जवाब वही वाला वेरिएबल आता है। इस कांस्टेंट को जो भी मैंने शो किया आपको, जिस तरह 4 है या 3 है या -2 है या 4 है, जब ये किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं कोएफिशिएंट। इसका मतलब है कि पहली टर्म में 4x में 4 को हम कहेंगे कि ये कोएफिशिएंट है और x एक वेरिएबल है, तो हम ये कहते हैं कि 4 इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ x। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई और इक्वेशन है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये हो सकता है कि एक इक्वेशन है जो कि कुछ इस तरह की है, 2x + 3y = 6। तो इसमें आपसे अगर ये पूछा जाए कि राइट डाउन दी कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड वेरिएबल्स x एंड y, तो आप ये कहेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x = 2 और कोएफिशिएंट ऑफ y = 3। लेकिन अगर इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी गई हो
x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब आप बताएं कि x और y के कोफिशिएंट्स आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपेरेंटली पहले केस में हमें नज़र आ रहा था कि x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पे x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ, इसी तरह y के साथ कोई कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि x और y इसके साथ बेसिकली एक 1 था जो मल्टीप्लाई हो रहा था। तो मैं ये लिखूंगा कि इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1 और कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू, ये भी 1 है कि कुछ और है, ये बेसिकली -1 है। उसकी वजह ये है कि जब हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है 1 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x और -1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y। ये हमने यहीं से लिया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है जहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल होगा तो उसके साथ कोई एक वैल्यू होगी जिसे हम कोफिशिएंट कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। जनरल फॉर्म किसी भी इक्वेशन की वो होती है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। जब भी किसी इक्वेशन की जनरल फॉर्म हो जिसमें एक वेरिएबल हो और बाकी कांस्टेंट हो, वेरिएबल के साथ एक हमारा वेरिएबल के साथ हमारा कोई कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट जो है जिस तरह इधर a है, यहाँ पे एक और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म है। ये जनरल फॉर्म है एक लीनियर इक्वेशन की, जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हम किसे कहेंगे? लीनियर इक्वेशन हम उसे कहेंगे जहाँ पे हमारे पास जो x की पावर है वो 1 हो। अगर x की पावर 2 होगी तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, वो हमारा आज का मौजू नहीं है। तो आपके अगर एक इक्वेशन इस तरह लिखी हुई है x इज इक्वल टू 3, तो इसको जनरल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हम इक्वेशंस बनाते कैसे हैं। इक्वेशन बनाने के लिए अगर आपको ये कहा जाए कि प्राइस ऑफ 4 पेंसिल्स इज 16, अब आपसे ये कहा जाए कि इसके अगेंस्ट आप एक लीनियर इक्वेशन लिखें, तो वो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x, और फिर आप कहेंगे प्राइस ऑफ 4 पेंसिल्स इज इक्वल टू 4x। लाजिमी बात है कि जब एक चीज़ की कीमत x है तो दो की उसी तरह की चीज़ों की कीमत 2x होगी और इसी तरह 4 की कीमत 4x होगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 4x इज इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि 4 पेंसिल्स की कीमत 16 रुपीज़ है, और इसी को हम जनरल फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और ये एक इक्वेशन है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इक्वेशन में हम किस तरह लिख सकते हैं ये हमने देखा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमने इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन हो जिसमें एक वेरिएबल हो, उसे हमने सॉल्व करना हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका तरीका हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपको दिया गया है 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, और आपको कहा गया है कि सॉल्व दिस इक्वेशन। सॉल्व करने से क्या मुराद है? सॉल्व करने से मुराद है कि वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना।
इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल सिर्फ एक है जो कि x है, और हमने ये देखना है कि इस x की वैल्यू हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप में से अक्सर लोगों को इसका ऑलरेडी पता होगा, लेकिन सिर्फ एक रिवीजन के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि वी विल ऐड 30 ऑन बोथ साइड्स, ताकि हमारे पास 5x माइनस 30 प्लस 30 लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा और 0 प्लस 30 राइट हैंड साइड पे हो जाएगा। माइनस 30 प्लस 30 ये कैंसल आउट हो गए, हमारे पास आया 5x इज इक्वल टू 30। और अब आप देखें कि हमें वैल्यू x की चाहिए। अगर हम दोनों साइडों पर 5 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे x रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे एक वैल्यू आएगी जो कि सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा। तो हम ये लिखेंगे कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। तो अब देखें कि हम 5 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं x की वैल्यू मालूम करना। x का कोफिशिएंट 1 होगा तो x की वैल्यू हमें पता चलेगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5 5 से कैंसिल हो गया और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 5 6 30, तो x की वैल्यू 6 आ गई। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अगर हमें ये कहा जाए कि एक ऐसी इक्वेशन लिखें जिसमें 2 वेरिएबल्स हों, तो उसका क्या तरीका है। तो 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को लिखने का तरीका हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसे दी गई है कि सम ऑफ 2 numbers is 5। अब इस के लिए हमने एक इक्वेशन लिखनी है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम ये कहेंगे इसका सलूशन लिखने के लिए, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको कोई वेरिएबल्स का नाम देना है हमने। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँगा कि सपोज फर्स्ट वेरिएबल is equal to x and second variable is equal to y। यहाँ पे ये मैं बता दूँ कि x और y की जगह हम और भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स के लिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर आपके पास 2 या 3 वेरिएबल हैं तो x y z यूज़ करें, उससे ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो आप शुरू के कुछ अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखें कि दोनों का सम 5 है, इसका मतलब है x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारी इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है उस प्रॉब्लम को जो भी हमें कहा गया था। इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट हमारे पास ये इक्वेशन बनी। हमारे मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ इक्वेशन की फॉर्म में आ जाती है तो उसे सॉल्व करना निस्बतन ज़्यादा आसान होता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें प्रॉब्लम कुछ इस तरह का दिया गया है कि हमें कहा गया है कि मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखता हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इफ़ अ नंबर इज़ एडेड टू, इफ़ अ नंबर इज़ एडेड टू 3 times of another number, the sum is 25। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इसके लिए आप इक्वेशन लिखें तो आप कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए इक्वेशन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। सॉल्यूशन आपसे कहा ये क्या है कि इस प्रॉब्लम के लिए एक इक्वेशन लिखें, तो इसका सलूशन ये होगा कि सबसे पहले आप कहेंगे कि लेट, हमने ये देखा कि 2 नंबर है, लेट या सपोज फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। और चूंकि
दूसरे नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो हम ये कहते हैं 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर, वो क्या हो जाएगा, अगर एक नंबर y है तो उसका 3 टाइम्स 3y होगा, इसका कॉफिशिएंट जो है वो 3 हो जाएगा और इक्वेशन बनेगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। आपने देखा ये किस कदर आसान है कि हम किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब हम एक एनिमेशन देखते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमने इक्वेशन बिल्ड करनी है। आप ये देखें कि यहाँ पे ये कहा गया है कि द प्राइस ऑफ 1 बुक एंड 3 पेंसिल इज 90 रुपीज़। इसको हम किस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे? प्राइस ऑफ 1 बुक को हम कह रहे हैं कि वो x है, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल y है, तो 3 पेंसिलों की प्राइस क्या होगी 3y, और इक्वेशन क्या बनेगी x, क्योंकि गिवन ये है कि 1 बुक इसका मतलब है 1x, लेकिन चूंकि हम 1 नहीं लिखते तो इसलिए हम लिखेंगे x प्लस 3y। x क्या है प्राइस ऑफ 1 बुक, 3y क्या है प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स इज इक्वल टू 90। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 90 इस इक्वेशन की, इस प्रॉब्लम की अगेंस्ट इक्वेशन है। हम एक और एनिमेशन देखते हैं। अब हम एनिमेशन देखते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि इक्वेशन किस तरह से आसानी से बनाई जा सकती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अहमद के पास 2 रेड कलर के कप्स हैं और 2 ग्रीन कलर के कप्स हैं और उनकी टोटल कॉस्ट 40 रुपीज़ है। तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो रेड कलर के कप्स हैं उनको हम एक वेरिएबल का नाम देंगे और ग्रीन कलर्स को दूसरे का नाम देंगे। तो अगर हम रेड कलर के कप्स को x से रिप्रेजेंट करें और ग्रीन कलर के कप्स को y से रिप्रेजेंट करें तो इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। यहाँ पे 2x इसलिए लिखा गया है क्योंकि रेड कलर्स के कप्स की तादाद 2 है और ग्रीन कलर्स के कप्स की तादाद भी 2 है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अगर प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा डिफरेंट करके देखें, मिसाल के तौर पे सेम कप्स के लिए हमारे पास एक डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि रेहान के पास 3 रेड कप्स हैं और 1 ग्रीन कप है और उनकी टोटल कॉस्ट 50 रुपीज़ है। हम ये ऑलरेडी तय कर चुके हैं कि रेड कप्स को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ग्रीन कप को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में इक्वेशन क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल ठीक। अगर हम रेड कप को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन आएगा 3x और दूसरा एक्सप्रेशन आएगा 1y। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमें y के साथ 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम 1 नहीं लगाते तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 1 है। तो हमारी इक्वेशन बनी 3x प्लस 1y, यानी 3x प्लस y इज इक्वल टू 50। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं। चूँकि हमने अभी 2 इक्वेशंस बनाई हैं तो दोनों इक्वेशंस को जब हम इकट्ठा लिखते हैं एक ही प्रॉब्लम के लिए तो उन्हें हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए डेटा दिया गया था उसके मुताबिक हमारी पहली इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 50। तो ये दोनों इक्वेशंस मिल के कहलाती हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी जो कि ये बताएगी कि रेड कप की क्या प्राइस है और ग्रीन कप की क्या प्राइस है। आज हमने देखा कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन को किस तरह बिल्ड किया जाता है, और इक्वेशन विद 1 वेरिएबल और इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। तो हमने ये देखा कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उस प्रॉब्लम को इक्वेशंस में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और उनसे रिलेटेड बुनियादी मालूमात हासिल हो चुकी होंगी। इनको समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है एन अलजेब्रिक इक्वेशन। शाबाश।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियोस आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होंगी और इनकी मदद से आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। इन टॉपिक्स को मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपने फारिग वक्त में इनकी खुद भी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और ज़बरदस्त से लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।